सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। क्लीन एनर्जी अब सिर्फ माहौलियाती इंतखाब नहीं रही बल्कि एक ताकतवर इकोनॉमिक सोल्यूशन भी बन चुकी है। मौशी चैलेंजेस और तवानाई की महंगाई का सामना करने वाले मुल्क पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन हर दूसरे मुल्क से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए हैं। मुल्क में महंगी बिजली के बाइस शहरी बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ मुतबादिल तवानाई का जरिया यानी सोलर पैनल्स पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके बाइस पाकिस्तान ने सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। बरतानिया के एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की सरकर्दा सोलर मार्केट्स में शामिल हो गया है और सिर्फ गुज़िश्ता बरस 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए गए हैं। ये इजाफा पिछले साल की दरामदात से डबल है और इससे पाकिस्तान को सोलर पैनल्स के आलमी खरीदारों में से एक बना दिया है। एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में घरों और कारोबारों में छत पर सोलर तनसीबात में तेजी से इजाफा हुआ है। माली साल 2024 का ही हम जायजा लें तो पाकिस्तान की सोलर पैनल इंपोर्ट्स मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की मांग का तकरीबन निस्फ हिस्सा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सोलर पैनल्स की इस गैर मामूली इंपोर्ट के पीछे कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं है और कोई हुकूमती मनसूबा भी नहीं है, बल्कि मुल्क में महंगी बिजली के सताए हुए सार्फिन ने खुद ही अपनी ज़ाती हैसियत में सोलर पैनल्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी शहर की सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लें तो अक्सर इमारतों की छतें सोलर पैनल से ढकी हुई नीली सी दिखाई देती हैं। 2024 में सोलर पैनल्स की दरामदात में तेजी से इजाफा बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, गैर मुस्तहकम रेट्स और दरामदी ईंधन के अखराजात के बाद देखने में आया है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसीज की मंजूरी तो दी है और दरामदी पाबंदियों में कुछ नरमी भी की है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल सतह पर सोलर टेक्नोलॉजी के लिए ना तो कोई बड़ा सरमायाकारी का प्रोग्राम सामने आया है और ना ही बड़े पैमाने पर सोलर मंसूबों की नीलामी की गई है। अब यह बात भी काबिल गौर है कि इस रिकॉर्ड वॉल्यूम में सोलर पैनल्स दरामद करने के बावजूद नेशनल ग्रिड में सोलर सलाहियत बहुत कम रही है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में सोलर तवानाई की ज़बरदस्त तरक्की अब इस बात की निशानदेही करती है कि सोलर अब सिर्फ माहौलियाती इंतखाब नहीं रहा बल्कि ये एक ताकतवर इक्तिसादी हल बन चुका है। इससे नेशनल ग्रिड को कितना नुकसान हो रहा है और वो सार्फिन जो कि सोलर पैनल सार्फिन नहीं है बल्कि नेशनल ग्रिड के सार्फिन है, पैनल से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान महंगी बिजली के इस चैलेंज को फेस करता चला आ रहा है। अब लोगों ने खुद ही सोलर पैनल की सूरत में एक हल निकाला। अब उस हल के नतीजे में कुछ लोग ज़रा थोड़ा सुकून में आ गए, कुछ मजीद टेंशन में आ गए, कुछ के चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए। क्या ये कुल वक्ती हल है जो लोगों ने खुद ज़ाती तौर पर स्टेप लेकर इसको काबिल अमल बना लिया? जी बहुत शुक्रिया जी, आपका तजिया बिल्कुल ठीक है कि ये हमें इसको एक कुल वक्ती इसको हल के तौर पे देखना होगा। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे तो ये क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्राइसिस में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बड़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे लोग सोलराइज होते जाएंगे, रूफटॉप सोलर पे जाते जाएंगे, मुल्क में नेशनल ग्रिड की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी और जब डिमांड कम होगी तो वो लोग जो ग्रिड पे बच रहे हैं उनके लिए प्राइसेस जो है वो बढ़ती जाएंगी और अगेन जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोग सोलर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे और डिमांड जो है वो और मज़ीद कम होती जाएगी। तो अब आपके नेशनल ग्रिड को एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर का सामना है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि नेशनल ग्रिड की डिमांड बरकरार रहे तो हुकूमत को जो है वो कुछ इस तरह से टैरिफ होगा कि वो सोलर के सके, या हुकूमत को इन नेट मीटरिंग सार्फिन को जो है वो ग्रिड का हिस्सा बना के रखना होगा ताकि जो है वो आपके ग्रिड में कुछ डिमांड जो है वो बाकी रहे। लेकिन अगेन चूँकि आपका टैरिफ इतना ज़्यादा हो गया है, अब आपकी बात ये ठीक है कि माहौल की वजह से शायद अब उतना ज़्यादा बड़ा ड्राइवर नहीं रहा। अब आपका जो है वो टैरिफ ये डिटर्मिन करके दे रहा है कि आपको जो है वो सोलर की तरफ जाना है और ये शायद बढ़ता जाएगा और इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो नीचे सोलर पैनल्स की भी और आहिस्ता आहिस्ता अब बैटरी अप्लायंस जो बैटरी है उसकी भी प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी, जिससे ये मज़ीद जो है वो इसको तकवीत मिलेगी और ज़्यादा लोग जो है वो ग्रिड को छोड़ के और कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो बड़ी जियोपॉलिटिक्स की फॉर्म में है वो ये कि जैसे जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूएसए चाइना पे लगाता जा रहा है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का रुख करती है, तो उसकी वजह से भी सप्लाई जो है वो बढ़ती है और वो प्राइसेस को मज़ीद कम करती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर में ये
प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि सोलराइजेशन कम नहीं होगी। हुकूमत को अब इसके साथ जो है वो ऐसे मैनेज करना होगा कि उन लोगों को जो ग्रिड पे हैं और उन लोगों को जो सोलराइज हो गए हैं एक बैलेंस्ड वे में लेके चला जाए। सर तो डॉक्टर साहब, ये 2024 के फिगर्स हम देखें तो 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स पाकिस्तान ने इंपोर्ट कर लिए हैं और सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त एज इम्पोर्टर पाकिस्तान सोलर की बन चुका है। तो अब हुकूमत ने भी इस वक्त जो टैरिफ में कमी की है राउंड ऑफ करके ₹7.5, तो ये इससे कुछ सोलर पैनल्स की ख़रीदारी के रुझान में कोई कमी वाकई हो सकती है अगर ये इसको वाकई सीरियसली कंसीडर किया जाए इस कमी को? देखिए ये जो कमी वाक़ई हुई है इसके साथ दो बड़े मसले हैं। एक ये कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के थ्रू ये कमी नहीं लाएगी, ये एक्सटर्नल फोर्सेस की थ्रू है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो आपके रिड्यूस होते जाएंगे, आपको शायद वापस उसी कीमतों पे जाना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि कमी के बावजूद अभी आपका नेशनल ग्रिड फिर से काफ़ी सा जो है वो एक्सपेंसिव है, ये रुकेगा नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि जो आपके रूफटॉप सोलर है वो उसकी फाइनेंसिंग जो है वो या तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के थ्रू होती है या रेमिटेंसेस के थ्रू होती है। तो चूंकि वो रुकेंगे नहीं, होते जाएंगे, तो लोग जो है वो सोलराइज करते जाएंगे अपने आप को। हुकूमत को ये करना है कि किसी तरीके से वो डिमांड जो रूफटॉप सोलर की वजह से कम हो रही है नेशनल ग्रिड की, उसको रिप्लेस किया जाए विद इंडस्ट्रियल डिमांड, और इंडस्ट्रियल डिमांड को बढ़ा के वो अपने ग्रिड को स्टेबल रखा जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में चूंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे लोग सोलराइज होते जाएंगे, रूफटॉप सोलर पे आते जाएंगे, ग्रिड की डिमांड मुसलसल कम होती जाएगी और प्लांट्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड रहेंगे। खास करके आपके जो इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं, अगर आप उनको ट्रेंड्स देखें तो आप पिछले साल में वो कोई 10% जो है वो यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो पे करें। तो हुकूमत को कोई अर्ली रिटायरमेंट ऑफ दीज पावर प्लांट्स इनिशिएटिव पे भी जाना होगा ताकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कुछ कम किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को ग्रिड पे जो है वो नेशनल ग्रिड और ट्रांसमिशन सिस्टम पे ट्रांसफॉर्म किया जाए इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि आप ग्रिड को मॉडर्नाइज कर सकें, ताकि वो ये जो रूफटॉप सोलर है या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, इससे इफेक्टिव वे में इलेक्ट्रिसिटी खरीद के तो दीगर कस्टमर्स को पहुंचा सकें। जैसे जैसे अर्ली रिटायरमेंट होती जाएगी इन पावर प्लांट्स की, आपके कैपेसिटी चार्जेस कम होते जाएंगे और आप जो है वो सस्ती बिजली इन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सॉल्यूशंस के थ्रू, खास तौर पर रूफटॉप सोलर के थ्रू जो वो देते जाएंगे। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हुकूमत को करनी है वो ये कि अब वो टाइम आ गया है कि हुकूमत एक तवील मुद्दती पॉलिसी बनाए जिसमें हम बैटरी स्टोरेज को इंटीग्रेट कर सकें। जितनी ज़्यादा बैटरी स्टोरेज पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में उतना ज़्यादा आसान होगा। रूफटॉप सोलर के साथ मसला ये रहा कि हुकूमत को आइडिया नहीं हुआ कि कितनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हुई और प्राइसेस नीचे इतनी तेज़ी से आई कि एकदम से एक रेवोल्यूशन आया। बैटरी का रेवोल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तो हुकूमत को इस चीज़ को भी प्लान करना है ताकि हम अपने पावर सेक्टर को सस्टेनेबल रख सकें। तो डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है जो लोग ऑफ ग्रिड हो चुके हैं वो तो वापस ग्रिड पर आएंगे नहीं। अब ग्रिड से अगर बिजली की कंजम्पशन को बढ़ाना है ताकि जो ग्रिड कंज्यूमर्स हैं उन पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े, तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? इस कंजम्पशन को फिर किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इसका एक बड़ा आसान हल ये है कि आप इंडस्ट्री को ग्रिड पे लेके आएँ। और इंडस्ट्री को ग्रिड पे लाने का अभी आपने IMF की भी एक डिमांड देखी थी कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स इंडस्ट्री ने लगाए हुए हैं उनको आप ख़त्म करके उनको जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो कम करें और आप ताकि आपकी इंडस्ट्री ग्रिड पे आए। लेकिन इंडस्ट्री ग्रिड पे क्यों आएगी अगर आपका टैरिफ इतना ज़्यादा है? तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ कुछ जो है वो कंपेटिटिव होना चाहिए। और साथ में हुकूमत को अब थोड़ी सी इकोनॉमिक प्लानिंग को इंटीग्रेट करना है एनर्जी प्लानिंग के साथ। ख़ास तौर पे वो वाले पावर प्लांट्स जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनके बिल्कुल करीब जो है वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाएं और उनमें इंडस्ट्री को थोड़ा सा टैक्स इंसेंटिव दे के या उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करके इंडस्ट्री को उन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में लेके आएँ ताकि पावर प्लांट के साथ होने की वजह से वो ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे, आप उनको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकेंगे और अपने पावर प्लांट्स को भी जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। तब जाके आपका एनर्जी और इकोनॉमी का वो जो तालमेल है वो बन सकेगा। और तीसरी चीज़, आपका जो ये डिफरेंट नए बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा स्टोरेज है, डाटा सेंटर्स हैं, उस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हुकूमत को। इंडस्ट्री को लेके आए मुल्क में। चाइनीज़ साइड पे बड़ी मांग है आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके डाटा सेंटर्स हैं, आप स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में उनको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कम टैरिफ के साथ देना होगी। जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में कम होते जाएंगे। लेकिन एक चीज़, हुकूमत को रूफटॉप सोलर से या नेट मीटरिंग से घबराना नहीं चाहिए।
इसको एज अ टूल यूज करना चाहिए ताकि आप ग्रिड पे इंडस्ट्री को लेके आ सके और जो रेजिडेंशियल बोझ है उसको कम कर सके। इससे आपका सेक्टर सस्टेनेबल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और मादनियात की प्रोसेसिंग की सनत के लिए पायदार टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज में आलमी रहनुमा मैट्सो कॉरपोरेशन फिनलैंड ने पाकिस्तान भर में मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ताउन किया है। पीपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इमरान अब्बासी और मैट्सो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर सेल्स लाइन लॉरी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हो गए हैं। पीपीएल के मुताबिक ये कारोबारी इत्तेहाद पाकिस्तान के माइनिंग के शोबे को जदीद एक्सप्लोरेशन टूल्स, मौसर इख्तलाई टेक्नोलॉजीज़ और मरबूत वैल्यू एडिड प्रोसेसिंग सोल्यूशंस के जरिए तब्दीली की जानिब एक अहम कदम है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के जरिए आलमी सरमाकारों की तवज्जो रेकोडिक समेत दीगर ज़खायर की जानिब ममजूल हो गई है और रेकोडिक मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद पहले मरहले के तरक्याती सरमाकारी की मंजूरी भी दे दी गई है। रेकोडिक मनसूबा $74 अरब के फ्री कैश फ्लो के साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 2034 तक मंसूबे की सालाना प्रोसेसिंग सलाहियत 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ टन कर दी जाएगी। इस मंसूबे से 4000 मकामी अफराद को तवील मुद्दती रोजगार और 7500 को तामीराती मौके हासिल होंगे। जदीद तरीन मशीनरी और आलमी टेक्नोलॉजी की मदद से माइनिंग के शोबे में तरक्की की नई राहें खुलेंगी और SIFC के ताउन से रेकोडिक की पेशरफ पाकिस्तान के मादनियाती शोबे की वुसअत और आलमी एतमाद में इजाफे में मुअव्विन साबित होगा। रेकोडिक के मामले पर बैरिक गोल्ड के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले साल के आखिर में ही बैरिक गोल्ड ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी, जबकि रेकोडिक के बड़े हिस्से को फाइनेंशियल इदारों से फंड किया जाएगा और कई दीगर ममालिक को भी मरहलावार इसमें एंगेज किया जाएगा। क्या उनका कहना था, जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिएगा। For Reko Diq, we're already exploring more deposits within the mining lease of Reko Diq. So we expect to be able to add more to Reko Diq, and in our design we've got a third circuit. We're currently planning to have two. पहले ही रेको डिक के अंदर मज़ीद ज़खायर तलाश कर रहे हैं। हमें तवक्को है कि हम इसमें इजाफा करें और हमारे डिज़ाइन में एक तीसरा सर्किट है। फिलहाल हम 2 पर काम कर रहे हैं, लेकिन तीसरे की गुंजाइश रखी है। और इससे भी अहम बात, जैसा कि आपने शायद कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि हमने रेको डिक के करीब मजीद साइट्स डेवलप करने के लिए MOU साइन किए हैं। हम इसके बारे में पुरजोश हैं और इसके लिए हम सरमायाकारी की तलाश में हैं। हम दुनिया भर के बड़े माइनर्स को दावत दे रहे हैं कि वो आएं और इस कोशिश में हमारे साथ शामिल हों, और हम महसूस करते हैं और मुझे यकीन है कि हम वाकई रेको डिक को कामयाब बनाते हैं तो हम माइनिंग की एक नई मिसाल कायम करेंगे जो दुनिया के रिवायती तांबे के प्रोड्यूसर्स जैसे चिली, पेरू, कांगो, ज़ाम्बिया और इंडोनेशिया के मुकाबले की होगी। तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना रेकोडिक मनसूबे को एक बैन अवी मेयार का तवील मुद्दती मनसूबा बनाने की तरफ पहला कदम है और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंगेजमेंट जब बढ़ेंगी तो दीगर ममालिक भी आएंगे और आप देख रहे हैं कि बैरिक गोल्ड के अपने पोर्टफोलियो में भी इजाफा होगा इस कॉपर की जो इस वक्त एक्सप्लोरेशन है उसके जरिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कई नस्लों तक के खातिर हासिल होंगे। डॉक्टर फरीद साहब माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरे सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। रेकोडिक में जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा कई और ममालिक को भी आप देखें मार्क ब्रिस्टो एंगेज करने का इरादा रखते हैं, तो सिर्फ बैरिक गोल्ड ही नहीं बल्कि कुछ दीगर और कंपनीज को भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे देखेंगे, चूंकि एक तवील मुद्दती प्रोजेक्ट है ये। देखिए जी, मेरा एक इन प्रिंसिपल मैं ये समझता हूँ कि बैरिक गोल्ड में हम 50% शेयर होल्डर हैं और विच मीन्स के जो 50% कॉन्सेंट्रेट बनेगा उसको हम अपने कंट्रोल में लें, उसको प्रोसेस करें, वैल्यू ऐड करें और अपनी ज़रूरियात तांबे की, सोने और चांदी की पूरी करें। हम 100% कॉन्सेंट्रेट हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एग्जांपल जो दे रहे हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज की, वहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकलता है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी वहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो तजर्बा यहाँ भी किया जाए। तो रेको डिक में ठीक है 50% हमारा स्टेक है, 50% उनका है, विच मीन्स कि 50% जो मेटल है वो हमें मिले, हम उसको प्रोसेस करें। अभी वहाँ पे वक्त है, 2028 तक ये ऑनलाइन आना है इन्होंने। इन द मीन टाइम हम तैयारी करें इस मेटल को फिनिश करने का ताकि अपनी जरूरियात पूरी कर सकें और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े ये कंसंट्रेट जो बाहर भेजें।
सर, ये जो इसकी एनुअल प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है उसको अब ये 4.5 करोड़ से बढ़ाकर जो 9 करोड़ टन करने की इस वक्त बात की जा रही है अगले कोई 7 से 8 साल में, 9 साल में, तो ये इससे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में कॉपर या गोल्ड की एक्सपोर्ट्स हैं उसको कितना फ़ायदा हो सकेगा? देखें जी, ये अगेन मिसकंसेप्शन है। ये एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ओके। ये फिनिश मेटल नहीं हो रहा। देखिए ना, ये जो है ये एक स्टेप करके कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें संदक में भी हुआ था। ये कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट हो जाता है और ये बाहर जाके प्रोसेस होता है, बाहर जाके फिनिश होता है और फिर हमें उसका एक फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दे दी जाती है सब खर्चे निकालने के बाद। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो 50% हमारा है रेको डिक के अंदर स्टेक, वो उसका कंट्रोल कॉन्सेंट्रेट का हम लें। वो कॉन्सेंट्रेट 50% हमारा बाहर ना जाए ताकि हम उससे पूरा इस्तेफादा उठा सकें, कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की हद तक ना रहे बल्कि एक्चुअली हमें इससे फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचे। हम अपना मेटल, अपना सोना, तांबा, चांदी जो हम उसको एक्सप्लॉइट करें और इस्तेमाल करें। देखिए, अब होता ये है कि हम सस्ता बेच देते हैं और महंगा खरीदते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सही, तभी तो हमारा फायदा है। अगर ये सस्ता जाता रहेगा और महंगा खरीदते रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो आपकी तजवीज़ है इस पर अमल करने के लिए इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? हमें कुछ रिफाइनरीज की जरूरत पड़ेगी वैल्यू ऐड करने के लिए, रॉ मटेरियल में हमें कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर चाहिए होगी? देखिए, जो रिफाइनरी है ना, वो कॉपर के लिए रिफाइनिंग चाहिए, क्योंकि कॉपर की जो रिफाइनिंग है उसके लिए बिजली चाहिए होती है। अच्छा। और वो बिजली अब थर में सस्ती अवेलेबल है। कॉपर रिफाइनिंग जरा थोड़ा वो पावर इंटेंसिव है, मगर सोना और चांदी जो उसको हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो किसी भी सूरत में हमारा सोना और चांदी है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। जो हमारा 50% शेयर है वो हमें खुद इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नुक्ता नजर है। और हमें पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए ताकि इसका मैक्सिमम जो इस्तेफादा है वो हम खुद उठा सकें एज ए नेशन। अच्छा, यानी अब दीगर जो ममालिक के साथ इस वक्त जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या MOU साइन हो रहे हैं उसमें फिर हमें थोड़ी सी स्मार्ट मूव्स करनी पड़ेंगी, कुछ क्लॉज ऐसी दाखिल करनी पड़ेंगी, उसमें शामिल करनी पड़ेंगी कि मैक्सिमम फ़ायदा हम उठा सकें इसमें, जो आपकी तजवीज़ हैं इनको सामने रखते हुए। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करें। हम भी तांबा इंपोर्ट करते हैं, हम भी सोना हमें चाहिए, हमें चांदी चाहिए। अब ये जो क्रोम है, जो फेरो क्रोम है, ये मुस्लिम बाग से हम औने पौने करके भेज देते हैं, बाहर से प्रोसेस करके 10 गुना कीमत पे वापस खरीदते हैं। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए ना। अब क्योंकि हम बिजली भी बना रहे हैं, थर में कोयले से सस्ती बिजली बन रही है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो अब हम कर सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगी या पोटेंशियल बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता शायद ये इस तरह के MOUs करना, एग्रीमेंट्स करना भी शायद आसान हो जाएंगे जब जो मिनरल्स हैं उनकी मिकदार में इजाफा होता रहेगा। तो देखिए जी, जब तक एक फ्रेमवर्क नहीं हम डेवलप करेंगे हम कहीं नहीं जा सकते। और संदक में हमने बहुत मुंह की खाई, बहुत नुकसान हुआ। हमारा सारा सोना, तांबा, चांदी सब चाइना चला गया, हमें ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिला वहां से। तो ये गलतियां बार बार नहीं हमें करनी चाहिए। और आपकी बात ठीक है, बात चलेगी, मगर हमें स्मार्ट एग्रीमेंट्स करने चाहिए। हमें असल में पाकिस्तान में लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है। जो लोग ये फैसले करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, उनको नट एंड बोल्ट्स का नहीं पता होता इस फील्ड का। सही, वो अनफेवरेबल एग्रीमेंट्स हम कर लेते हैं। इसीलिए रेको डिक में पहले भी जो झगड़ा हुआ था इसलिए हुआ था, इट वाज अ वेरी अनफेवरेबल एग्रीमेंट। अब कम से कम एग्रीमेंट इस दफा हमने ठीक किया है 50%। अब वो जो 50% हमारा है वो कॉन्सेंट्रेट हमें खुद प्रोसेस करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे हिस्से का, ठीक, ताकि हमें भी तांबा चाहिए, हमें भी सोना चाहिए, हमें भी चांदी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद साहब, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के लोकल कार प्रोड्यूसर्स को चाइनीज़ कारों की बढ़ती हुई इंपोर्ट से बढ़ते हुए कंपटीशन का सामना है, जिसमें चाइना पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाहमी महसूलात के निफाज के बाद मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स की आमद से मकामी कार मैन्युफैक्चरर्स पर इजाफी दबाव की तवक्को है। मार्च 2025 में ऑटो इंडस्ट्री की फ़रोख्त 13,100 तक पहुँच गई है, जो 8% सालाना की कमी को जाहिर कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त में 67% सालाना कमी है, जो 13,500 यूनिट्स तक गिर गई। मार्च 2025 में कारों की फ़रोख्त पर 17% इजाफे से 11,313 यूनिट्स तक पहुँच गई और ट्रक्स की फ़रोख्त
67% इजाफे से 13,531 यूनिट तक पहुंची है। चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से मकामी कारों की फरोख्त को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान इंपोर्टेड चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इजाफा कर रहा है। मकामी मैन्युफैक्चरर्स और बैनुल-अक़वामी सप्लायर्स के दरमियान मार्केट शेयर्स के लिए मुकाबला तेज होने की उम्मीद है। तवानाई की बचत करने वाली इन मॉडल्स की तैयारी और अपनाने के लिए हुकूमती मुराद के पेश नज़र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। ईवी की दरामद मकामी फरोख्त में इजाफे को रोक सकती है और चीनी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इम्पोर्ट पर महसूलात उठाए हैं और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। अब कारों की कीमतों में कमी के नतीजे में खाम लोहे की जो शीट्स हैं उसकी फरोख्त में कमी आएगी और इससे कारों की कीमतों पर असर भी पड़ सकता है। जैसे कि माजी में मुशाहिदा भी किया गया था कि खाम माल की कीमतों में इजाफे से दरामदी चीनी कारों के मॉडल्स की मांग में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत को मकामी मैन्युफैक्चरर्स के लिए इजाफी ताउन पर भी अब गौर करना चाहिए। वो गौर क्या हो सकता है और लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास इस सिलसिले में तजावीज़ क्या हैं, वो कैसे इस कॉम्पिटिशन या इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, कन्वीनर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंपोर्टेड चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी मार्केट में आती जा रही हैं, तो जो लोकल कार प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए आगे चलकर? नहीं, देखें, बहुत बड़ा गैप है। जो एग्जिस्टिंग ओईएम्स इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं वो लोकलाइज्ड पार्ट्स भी यूज कर रहे हैं और सीकेडी पार्ट्स भी कर रहे हैं। जो चाइनीज फर्म्स अब तक पाकिस्तान में आई हैं और वो सीबीयू यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट हैं या असेंबलीज कर रहे हैं। अभी उनको एज पर पॉलिसी जो इंसेंटिव दिया गया है वो जून 2026 तक है। तो अभी फेयर कंपटीशंस नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कुछ चेंजेस आएगा। यस, वो अपनी जगह ज़रूर बनाएंगे क्योंकि उनके मॉडल्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, उनके फीचर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, मार्केट में उनकी स्पेस ज़रूर बन रही है। मगर जून 2026 के बाद पॉलिसी के जो इंसेंटिव्स उनको दिया गया है, उसके बाद जब वो लोकलाइजेशंस पे फोकस करेंगे और लोकलाइजेशंस बेस अपनी प्रोडक्टिविटी इनहांस करेंगे, तब देखना होगा कि मार्केट दोनों तरफ किस तरफ राग़िब होती है। अच्छा, और अगर एक दो प्लांट्स यहाँ पर लग जाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी यहाँ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी उसमें ज़ाहिर काफ़ी टाइम दरकार होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो जाता है और जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी प्रॉपर यहाँ पर अगर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उससे फिर जो लोकल इस वक्त कार इंडस्ट्री है उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है आने वाले, ज़ाहिर इसमें कोई साल डेढ़ साल भी लग सकता है? नहीं, अभी तक जो मैंने बात की थी वो चाइनीज फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स पे मैं बात कर रहा था कि जो उनको इंसेंटिव दिया गया है। और चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यस, ये एक इंपोर्ट बेस है। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे। मैंने तो ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 5000 इलेक्ट्रिकल बसें पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रही है। आप देखें कि आपके पास पाकिस्तान में ऑलरेडी ट्रक एंड बसेस के प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जापानीज भी हैं, कोरियंस भी हैं और चाइनीज भी हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप 5000 बसें इंपोर्ट कर लेंगे तो मीन्स के पाकिस्तान की जो बस का सेगमेंट है ये 2 साल का है, कि 2 साल में हम इतना बसें बनाते जो आप 1 साल में बना लेंगे। तो आई थिंक पॉलिसी इंपोर्ट बेस की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल बेस होनी चाहिए, इंपोर्ट बेस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज अ बिग चैलेंज। पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है उस पे हमें ज्यादा जोर देना है कि हम अपने जल्द से जल्द अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। आपके जो मेगा सिटीज हैं जिसमें नंबर 1 कराची आता है, इटसेल्फ बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस का वो शिकार है। ऐसी सूरत हाल में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पाकिस्तान में लाना और उनकी पोजीशनिंग करना एक टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, और इस कंपटीशन का फ़ायदा क्या कंज्यूमर को हो सकेगा, यानी गाड़ियों की कीमतों में क्या कोई कमी वाक़ई हो सकती है? चूँकि पिछले 3, 4, 5 साल में जिस तरह ये कीमतें ऊपर गई हैं और जिस तरह एसेसरीज़ भी महंगी हुई हैं, मेंटेनेंस भी महंगी हुई है गाड़ियों की, और ओवरऑल कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसमें कहीं कोई कमी या ठहराव मुमकिन हो सकेगा? नहीं, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर रहे हैं। नहीं, अगर आप इसको नॉर्मल कार्स की तरफ भी हम कीमतें तो उसी की बढ़ी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अभी ज़ाहिर एक एमर्जिंग मार्केट है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से क्या जो हमारी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनकी कीमतों में कमी वाकई हो सकेगी? देखिए, कमी जो है ना, कमी बुनियादी वजह उसकी एक ही है,
और वो है लोकलाइजेशन। जब पाकिस्तान में किसी चीज को अगर हम लोकलाइज करते हैं तो एक इंसेंटिव कि वो प्राइसेस कंपेटिटिव होता है। दूसरा जो इशू है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में वो ये है कि आपके टैक्सेशन इस वक्त 40+ टैक्सेस कहते हैं कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट यानी कि जो व्हीकल्स बन रही हैं पाकिस्तान में उसमें 40% आपका टैक्सेस है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, इन दोनों को अगर आप फोकस करेगी गवर्नमेंट तो डेफिनेटली प्राइसेस कंज्यूमर के लिए एक रीजनेबल प्राइस ऑफर कर पाएंगे। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि आप देखें 2.5-3 साल में प्राइसेस जो व्हीकल्स की जिस तरह से शूट अप हुई हैं उसमें आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गाड़ियां खरीदने से कासिर है। सही। और लोकलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं मशहूर साहब, ये अभी किस फेज़ में है? इसकी तरफ संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन पर इस वक्त इन्हिसार किया जाए, इस पर फोकस किया जाए, या अभी भी हम काफ़ी पीछे रह गए हैं उसमें? नहीं, हम पीछे हैं मगर इस रेस से दूर नहीं है, इसमें हम अभी तक इन्वॉल्व हैं। और लोकल, यकीन कीजिए जो लोकलाइजेशन पाकिस्तान में की जा रही है वो ज़्यादातर अगर देखने को नज़र आती है पाकिस्तान में वो जापानीज ही हैं जो पढ़े क्योर हमारे डे 1 से पाकिस्तान में। अभी कोरियंस ने इनिशिएटिव प्लांट्स लगाए ज़रूर हैं, असेंबलीज लगाई हैं, मगर उनकी लोकलाइजेशन अभी बहुत लो लेवल पे है, स्टार्टिंग पॉइंट्स पे। चाइनीज इससे ज़रा और नीचे है। तो पाकिस्तान में लोकलाइजेशन है, बट द थिंग अभी एक जो चैलेंज पाकिस्तान गवर्नमेंट को आ रहा है वो ये है कि IMF बेस हम उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं जिसमें IMF आपके पास प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान में इंपोर्ट के जितने टैरिफ हैं इसको एक स्टैंडर्डाइज लेवल्स पे ले आए विद इन 5 इयर्स। ये एक चैलेंज होगा कि ऐसी सूरत हाल में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ के अपने लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करती है। और आजकल तो आप वैसे भी सुन रहे हैं कि जो फादर ऑफ द नेशन है दुनिया का वो USA है, और USA जैसा मुल्क भी आज अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शंस की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, तो जाहिर है ये बात अगर हम कर रहे हैं तो इस भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना दूसरे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद अली खान साहब, ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।